स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्लूम विद बॉटनी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि सेल साइकिल क्या होता है, क्यों होता है और कितने पार्ट्स में हम उसको पढ़ते हैं। दो फेजेस के बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया था। आई फेज दैट इज इंटरफेज, जो कि दो माइटोटिक डिवीजन के बीच में होता है, तैयारी करने वाला फेज, और एक एक्चुअल डिवीजन का फेज माइटोटिक फेज और एम फेज। आज हम सेल डिवीजन के बारे में, रियल एक्चुअल सेल डिवीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले तो एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, समझिए सब लोग, कि जो रियल बेसिक सेल डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस। कभी भी हम सेल डिवीजन की बात कर रहे होते हैं तो हम माइटोसिस की बात कर रहे होते हैं। जो वर्ड मियोसिस आपने सुना होगा वो एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जो केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाएगा, और वो भी केवल गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स में पाया जाएगा, सेक्स सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो जाइगोट में हो जाएगा, और अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो गैमीट फॉर्मिंग सेल्स में हो जाएगा। लेकिन जो रियल बेसिक मैक्सिमम कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। और जब तक आपको माइटोसिस की बेसिक्स नहीं पता है आपको मियोसिस समझ में आएगा नहीं। तो पहले हमें माइटोसिस बहुत अच्छे से समझना है। माइटोसिस ये जो टाइप ऑफ सेल डिवीजन है इसको स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवर किया था इन प्लांट्स, और वॉल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था इन एनिमल्स। ये नाम माइटोसिस, ये टर्म माइटोसिस वॉल्टर फ्लेमिंग ने दिया था। माइटोसिस को हम सोमैटिक सेल डिवीजन या वेजिटेटिव सेल डिवीजन कहते हैं, यानी हमारी पूरी बॉडी के जो वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स हैं इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। यानी जाइगोट से ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द एंटायर मल्टीसेल्युलर बॉडी इज वाया द सोमैटिक सेल डिवीजन दैट इज माइटोसिस। ठीक है, लेकिन ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के जर्म सेल्स में भी पाया जाएगा, क्योंकि हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस नहीं कर सकते। क्यों, आगे बताऊंगी मैं आपको। तो इन जनरल तो माइटोसिस इज सोमैटिक सेल डिवीजन, पर ये आपको गोनाड्स में, सेक्स सेल्स में या जर्म सेल्स में भी मिल जाएगा अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हुआ तो। ठीक है, इसको इक्वेशनल या होमोटिपिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल मतलब इक्वल, मतलब जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में होगा एग्जैक्टली उतना ही डॉटर में होगा, इसीलिए इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहा जाता है। एंड दैट इज होमोटिपिक। होमो मीन्स सेम टाइप के सेल्स। मतलब सीधा सीधा बात यह है, अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू इक्वल एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इक्वल डॉटर सेल्स तो सेल डिवीजन में बनती ही हैं, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस। अब आप कहोगे मियोसिस में तो मैम हैप्लॉइड बन जाती है, लेकिन वहां भी दो स्टेप होते हैं, और मैं आपको समझाऊंगी कि हर स्टेप में दोनों डॉटर सेल्स इक्वल होती हैं एक दूसरे से के मामले में। ऑल्दो आइडेंटिकल नहीं होंगी लेकिन इक्वल होंगी। यहाँ पर इक्वल के साथ साथ आइडेंटिकल भी होंगी। तो ये प्रोसेस है सेल डिवीजन का, बाय विच पैरेंट सेल्स डिवाइड्स इनटू टू इक्वल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, इसीलिए इसको होमोटिपिक डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, और जब इसको हम लैबोरेटरी में पढ़ते हैं तो हम ऑनियन रूट टिप का इस्तेमाल करिए। अनियन रूट टिप का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि एज यू नो कि प्लांट के रूट और शूट टिप में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, यस, जिनको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। और शूट टिप के मुकाबले हम रूट टिप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ट्रांसपेरेंट होती है, उसको देखने में ज़्यादा आसानी होती है। तो अनियन रूट टिप्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोगों ने अपने 11th-12th में ये एक्सपेरिमेंट्स किए भी होंगे स्कूल वगैरह में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माइटोसिस एंड देन विल डिस्कस अबाउट कैसे ये माइटोसिस होता है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जर्व बाय स्ट्रासबर्गर इन प्लांट सेल्स, वॉल्टर फ्लेमिंग इन एनिमल सेल। नाम किसने दिया है? वॉल्टर फ्लेमिंग ने। क्या है माइटोसिस? प्रोसेस बाय विच पैरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। प्रोसेस बाय विच द पैरेंट सेल डिवाइड्स into two equal daughter cells, also known as somatic cell division because it occurs in vegetative or somatic cells, although also found in sex cells or gonads or germ cells, लेकिन in haploid organism. Also known as homotypic or equational cell division because number of chromosomes in parents and progeny are same. अब एक पॉइंट ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा अजीब सा पॉइंट लगता है, लेकिन इस पे ध्यान दो कि इन प्लांट सेल माइटोसिस अकर्स इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। क्योंकि प्लांट सेल में मेजॉरिटी में जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है वो तो पूरे डिप्लॉन्टिक है,
लेकिन जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड भी हैं या हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हैं, जैसे एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो, वहां भी हमको साफ साफ माइटोसिस दिखाई देती है। बट मेजॉरिटी एनिमल्स आर डिप्लॉन्टिक ओनली। कुछ ही हैं जो हैप्लॉइड एग्जिबिट करते हैं, एंड इसीलिए ये एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया जाता है कि एनिमल्स में माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल्स में होती है। तो ऐसा नहीं है, वहाँ भी हैप्लॉइड सेल में हो सकती है, पर ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ये स्टेटमेंट दिया है, और इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए हैं आपके नीट में। तो इस स्टेटमेंट पे ध्यान रखिएगा कि प्लांट्स में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स दोनों में होती है, लेकिन एनिमल्स में माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल में देखी गई है। और जब इसको अगर हमें स्टडी करना हो तो हम इसको अनियन रूट टिप सेल्स में स्टडी करते हैं इन लैबोरेटरी। तो अब हम देखेंगे कि माइटोसिस में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे होती है। मैं एक बात बताऊं, जब मैं 9th और 10th में पहली बार मुझे ये माइटोसिस इंट्रोड्यूस किया गया था, आई वाज लाइक क्यों प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, इतना कुछ है याद करने के लिए, क्यों होता है ये। तो सबसे पहली चीज तो हमें समझना होगा कि क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, बिकॉज पूरे लाइफ की बेसिस ही पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आज दुनिया में जो भी नया सेल है वो पुराने सेल से आया है। कैसे? बाय सेल डिविजन। तो यही है वो प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन। तो हमें बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे हम एक सिंगल सेल जाइगोट से इतनी बड़ी बॉडी डेवलप हो गई। इस दुनिया में जो भी नया सेल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, हमें चोट लगती है तो कैसे ठीक हो जाती है, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई पार्ट लॉस होता है तो कैसे रीजनरेट हो जाता है। इन सब चीज़ों की बेसिस क्या है? माइटोसिस। तो अब हम देखेंगे इसके स्टेप्स और कैसे कैसे ये प्रोसीड करता है। ठीक है, तो लेट्स चेक अबाउट द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। तो ये देखिए, दीज आर द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस। अब देखो, कभी भी कोई भी सेल जब भी डिवाइड करेगा तो सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, तैयारी करेगा, प्रिपरेटरी फेज करेगा, एंड दैट प्रिपरेटरी फेज हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटरफेज। ठीक, अब इंटरफेज में तीनों स्टेजेस करेगा वो, G1, S एंड G2। उसके बाद वो M फेज में एंटर करेगा, और M फेज में वो सबसे पहला फोकस अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए देगा, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। और जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और हमको एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस दिखाई देने लगेंगे, दैट इज नॉट आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन इज यूनिन्यूक्लिएट, दैट इज वन न्यूक्लियस पर सेल। तो फिर जरूरत पड़ेगी कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाए और तब होगी साइटोकाइनेसिस। अच्छा, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, दैट इज न्यूक्लियस का डिवीजन, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, और जब कोई चीज बहुत लंबी होती है तो उसे समझने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैरियोकाइनेसिस इज अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, but it is so long, progressive and continuous that we have divided it into phases for our convenience. हमने अपने समझने के लिए उसको phases में divide किया है। सेल में ऐसे क्लियर कट फेजेस नहीं होते, यानी दो फेजेस के बीच में क्लियर लाइन आप ड्रॉ नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ सिंगल कंटिन्यूअस रिएक्शन। ये हमने बनाया है, हमने नाम रखा है अपनी कन्वीनियंस के लिए। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसीलिए होते हैं कि मैम ये लेट प्रोफेज है, ये अर्ली मेटाफेज है, ये कब कैसे चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली किसी को नहीं पता कब कैसे चेंज हो जाता है, बिकॉज इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। बस हमको की वर्ड्स, की लाइंस, की स्टेटमेंट्स याद रखने हैं कि अगर ये स्टेटमेंट आएगा तो हम आंसर ये करेंगे, ये स्टेटमेंट आएगा तो हम आंसर ये करेंगे। आपको लिटरली वर्ड्स को फॉलो करना है। बहुत ज्यादा सोचोगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो चीजें कॉम्प्लिकेट कर जाएंगी, और जो हमारा मेन सोल पर्पस है क्वेश्चन करने का, वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को समझो, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेट करने की उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं स्टेप्स ऑफ माइटोसिस में। सबसे पहले इसने तैयारी की इंटरफेज, आई फेज, तैयारी उसे करनी ही पड़ेगी, G1, S एंड G2। फिर वो डिवीजन फेज में एंटर कर गया, M फेज, माइटोटिक फेज, जिसमें सबसे पहले उसने क्या की? कैरियोकाइनेसिस, जिसको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया है। प्रो मीन्स फर्स्ट, मेटा मीन्स सेकेंड, एना का मतलब होता है अप, और मैं इसमें आपको दिखाऊंगी अपवर्ड्स मूवमेंट होते हैं टुवर्ड्स द पोल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एना फेज। एंड टीलो का मतलब होता है एंड, एंड देन कम्स साइटोकाइनेसिस। तो हम शुरुआत करते हैं कैरियोकाइनेसिस से। मैं ये चीज रिपीट नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ पूरे लेक्चर में कि व्हाट इज G1, S एंड G2, क्या क्या होता है यहाँ पर। कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसके थ्रू पैरेंट न्यूक्लियस 2 डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, और इसको हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है फॉर आवर कन्वीनियंस टू स्टडी।
where no clear cut distinguishing lines can be drawn between them. ये लाइन हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कैरियोकाइनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसको हमने फेजेस में डिवाइड किया है, और ये सब काम हमने समझने के लिए किया है, अपनी कन्वीनियंस के लिए किया है, और दो स्टेजेस के बीच में क्लियर कट लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। अब एक एक करके देखते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में क्या होगा, कैसे होगा और क्यों होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोफेज। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रोफेज की। तो प्रोफेज जैसा मैंने अभी ब्रीफ किया था, प्रो मीन्स फर्स्ट, तो कैरियोकाइनेसिस का जो सबसे पहला फेज है उसे प्रोफेज कहते हैं। अब प्रोफेज में सारे काम शुरू होंगे। क्या क्या काम होंगे? मैंने क्या बताया था कि इंटरफेज का सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा होता है? एस फेज, जहां डीएनए डबल किया है, और डीएनए डबल किया है तो उसे पैक भी करना है। किसकी मदद से? हिस्टोन प्रोटीन की मदद से। तो सबसे पहला काम जो होगा वो होगा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल बिगिंस। कंडेंसेशन का मतलब पैकेजिंग, उसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। ठीक है, पहला काम। और क्या हुआ था एस फेज में? सेंट्रियोल्स डबल हुए थे। तो सेंट्रियोल विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। क्यों भाई? देखो, सेल को हमने एक ग्लोब, अर्थ की तरह माना है, जिसके एंड्स को हम पोल्स कहते हैं और बीच वाली लाइन को इक्वेटर कहते हैं। जैसी टर्मिनोलॉजी ऑफ अर्थ के लिए यूज करते हो बिल्कुल वैसी यहाँ यूज करनी है कि सेल हमारा स्फेरिकल है, एंड पॉइंट्स आर नोन एज पोल्स एंड द मिडिल लाइन इज नोन एज इक्वेटर। तो हम इसको पोल्स पर क्यों भेज रहे हैं? हम इनको दो ऑपोजिट एंड्स पर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर बनाते हैं। अब आप खुद सोचो, सबसे लंबी स्पिंडल फाइबर कब बन पाएगी? जब दोनों ऑपोजिट एंड्स पर पहुंच जाएंगे। जब दोनों ऑपोजिट एंड्स पे पहुंच जाएंगे और इस तरीके से स्पिंडल फाइबर बनाएंगे तो ये एक ऐसा जाल जैसा बन जाएगा, और इसी को कहते हैं स्पिंडल एपरेटस। ठीक, तो पहला काम क्या हुआ? क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन शुरू हो गया। दूसरा काम क्या हुआ? जो सेंट्रियोल डबल हुए थे ये ऑपोजिट पोल्स पे जाने लगे। तीसरा काम, क्यों जा रहे हैं? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। चौथा काम, ये स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच होंगी? याद करो, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के पास एक ट्राइलैमेलर प्रोटीनेशियस डिस्क होती है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। ये स्पिंडल फाइबर्स इससे अटैच होंगे। अब क्रोमोसोम कहाँ है? न्यूक्लियस में। सेंट्रियोल कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन आ जाएगी एंड दैट मेम्ब्रेन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो कैसे अटैच हो पाएंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ट्रैफिक क्रिएट करेगी, हिंडर करेगी, तो हमें क्या करना है? न्यूक्लियर एनवेलप को खराब कर देना है, डिसइंटीग्रेट कर देना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स पड़ी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये भी ट्रैफिक क्रिएट करेंगी, इनको भी हटा देना है। तो ये 5 काम होंगे, इसी सीक्वेंस में होंगे, और खास बात, सारे काम इनिशिएट होंगे, स्टार्ट होंगे, बिगिन होंगे। हर स्टेटमेंट में आपको ये वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन से 5 काम हो रहे हैं? पहली बात क्या याद रखनी है? प्रो मीन्स फर्स्ट, फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट फेज। अगेन वही बात, जब आप कोई काम शुरू करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो ये पहला फेज होता है, सबसे लंबा फेज होता है। क्या क्या काम होते हैं? पहला काम, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल बिगिंस। क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होने लगता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स। दूसरा पॉइंट, सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। तीसरा पॉइंट, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन बिगिंस। चौथा पॉइंट, सेल एनवेलप स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, एंड पांचवा पॉइंट, सेल ऑर्गेनेल्स स्टार्ट डिसअपियरिंग। जब ये काम शुरू हो रहा होता है तो आपने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो उलझा हुआ नेटवर्क होता है। तो ये हमको एक ऊन के गोले के जैसा अपीयरेंस देता है। ऊन का गोला देखा होगा आपने, हमको थ्रेड्स तो दिखते हैं पर उसका एंड पॉइंट नहीं दिखता। बिल्कुल वैसा ही हमें हमारा न्यूक्लियस लगता है, बॉल ऑफ वूल जैसा। उसके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, स्पाइरीम स्टेज। और जैसे जैसे ये कंडेंस होता जाएगा हमको ये अलग अलग दिखाई देने लगेंगे। एंड ध्यान रखना, आपको डायग्राम्स पूरी तरीके से एनसीईआरटी के ही ध्यान रखने हैं, एग्जैक्टली उसी डायग्राम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रोफेज, फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज। पहला पॉइंट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल बिगिंस। Centriole start moving towards opposite poles. Spindle fiber formation begins. Nuclear envelope start disintegrating. Cell organelles start disappearing. तो आपको क्या ध्यान देना है कि हर स्टेप में there is a word begin और start। देख रहे हो,
ये बिगिन, स्टार्ट, बिगिन, स्टार्ट, स्टार्ट, सारे काम यहाँ शुरुआत हो रही है, ठीक। अर्ली प्रोफेज गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ बॉल ऑफ वूल, ये लाइन आपकी एनसीईआरटी की नहीं है पर इससे क्वेश्चन आया है इसलिए मैंने ये आपको बता दी कि अर्ली प्रोफेज गिव्स एन अपीयरेंस ऑफ बॉल ऑफ वूल एंड इट इज टर्म्ड एज स्पाइरीन स्टेज। ये दो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी के दिए हुए हैं और आप कहोगे कि यहाँ पे तो हम अर्ली प्रोफेज लेट प्रोफेज बात कर रहे हैं, क्यों नहीं एनाफेज में अर्ली और लेट बात करें। मैं एग्जैक्टली उन्हीं डायग्राम्स की बात करूंगी जो एनसीईआरटी स्पेसिफिक हैं। बाकी हम अगर हर स्टेज को देखना चाहें तो इट इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस ना, ऑब्वियसली रिएक्शन में चेंज तो मिलेगा ही, पर हमें उसी पे ध्यान देना है जिससे हमारे क्वेश्चन आने हैं, ठीक। तो जरा यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो गई है और क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो गया है। यहाँ हम देख रहे हैं न्यूक्लियर एनवलप और टूट गई है और क्रोमोसोम्स और ज्यादा कंडेंस हो गए हैं। यहाँ मैंने 4 ही क्रोमोसोम दिखाए ताकि इनको समझ में आए क्लियरली। मान लो 46 क्रोमोसोम होते तो ये कैसा नजर आता, एक ऊन के गोले के जैसा नजर आता, तब उसको हम क्या बोलते, स्पाइरीन स्टेज। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। अब हम नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करने जाएंगे, दैट इज मेटाफेज। सो लेट्स टॉक अबाउट मेटाफेज। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी मेटाफेज की। मेटाफेज इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है, मेटा का मतलब होता है सेकेंड, ठीक। तो प्रोफेज में जो भी हमने बात की वहां जो भी काम शुरू हुए वो सारे काम यहाँ पर खत्म होते हैं। क्या शुरू हुआ था, वहां पर कंडेंसेशन शुरू हुआ था, यहाँ कंप्लीट कंडेंस हो जाएंगे। वहां स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन शुरू हुआ था, यहाँ पूरी एपरेटस पूरी असेंबली हो जाएगी। वहां पर न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हुई थी, यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। सेल ऑर्गेनेल्स पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, ये सारे काम यहाँ कंप्लीट होंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कैरियोकाइनेसिस एक सिंगल प्रोसेस है और उसको हमने अपने समझने के लिए फेजेस में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इतना लंबा रिएक्शन है, पूरे रिएक्शन को एक बार में हम नहीं समझ पा रहे थे तो हमने पार्टीशन कर दिए। तो ये नाम जो है ये हमने अपने हिसाब से रखे हैं। जैसे कब हम कहेंगे कि मेटाफेज शुरू हो गया, हम तब कहेंगे मेटाफेज शुरू हो गया जब कंप्लीटली न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। द मोमेंट देयर इज कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप हम कहेंगे मेटाफेज बिगिन हो गया। तो मेटाफेज तब शुरू होता है जब न्यूक्लियर एनवलप पूरी तरीके से गायब हो जाती है, ठीक। तो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। दूसरा पॉइंट, वहां क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हुए थे, यहाँ पूरी तरह से फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। और जब भी कोई चीज फुल्ली कंडेंस होती है वो बहुत बढ़िया स्टेन लेती है। जब बहुत अच्छा स्टेन लेगी तो बहुत अच्छी दिखाई देगी। तो हमें अगर क्रोमोसोम को पढ़ना हो, उसकी मॉर्फोलॉजी देखनी हो, कितना बड़ा है, आर्म्स कैसी हैं, मेटासेंट्रिक है, सब मेटा, ये सारी चीजें अगर आपको विजुअलाइज करनी हो, साइज, शेप, आइडेंटिटी एंड ऑल दैट, तो उसके लिए बेस्ट स्टेज जो है वो मेटाफेज स्टेज होती है और इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखिएगा। बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मेटाफेज, ठीक। तो पहला काम कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, दूसरा काम कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी। तीसरा काम स्पिंडल एपरेटस फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया और स्पिंडल फाइबर्स कहाँ जुड़ेंगी जाकर, काइनेटोकोर से। तो पूरे सेल में क्रोमोसोम बिखरे हुए हैं, तो जहां जहां उनको काइनेटोकोर मिलेगा वो एक ही क्रोमोसोम के तो 2 काइनेटोकोर होते हैं, उनके दोनों तरफ जुड़ जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इन सारे क्रोमोसोम को लाइन से अरेंज करेंगे और पूरे सेल में सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी, इक्वेटर। तो वो सबके सेंट्रोमियर को खींच खींच कर उसको इक्वेटोरियल लाइंस में अरेंज कर देंगे एंड that alignment of centromeres of different chromosome along the equatorial line is known as the formation of metaphasic plate, and this process is known as congression, and that is why metaphase is also known as congression stage, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। मेटाफेज सेकेंड फेज है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। Chromosomes are completely condensed. It is the best stage to study the morphology of chromosome. This point is very, very important for you. In fact, this point also complete disintegration and this point. इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं. It is the best stage to study morphology of the chromosome. तो ये दोनों लाइन से बहुत क्वेश्चन आते हैं.
spindle apparatus completely formed and spindle fibers get attached to kinetochores of the chromosomes. And now हम क्या करेंगे, centromeres are of all chromosomes are aligned along equatorial line and the process is known as congression, therefore it is also known as congression stage, and this equatorial line is termed as metaphasic plate. तो यहाँ देखिए दिस प्रोफेज से ट्रांजिशन हो रहा है मेटाफेज में, आप देख रहे हो, आप केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिख रही। तो यहाँ ध्यान दो, मैंने आपको बताया था दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर परपेंडिकुलरली अरेंज हो जाते हैं, दोज आर सेंट्रोसोम्स। तो ऐसे दो सेंट्रियोल के पेयर ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए। अब यहाँ देखिए कि ये सारी तरफ स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर जा रही हैं उनको कहते हैं एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज प्लस सेंट्रियोल ये बन जाता है एस्टर, या अभी आगे मैं आपको लिखाऊंगी भी। और आप देखिए दो तरह के स्पिंडल फाइबर्स हैं, एक स्पिंडल फाइबर जो हैं जिनमें क्रोमोसोम अटैच नहीं हो रहा उनको कहते हैं कंटिन्यूअस फाइबर्स, और दूसरे ऐसे जिनसे क्रोमोसोम अटैच हो रहा है, ये देखिए इनको कहते हैं ट्रैक्शन फाइबर्स, और इनको क्रोमोसोमल फाइबर्स या ट्रैक्टाइल फाइबर्स भी कहते हैं। आगे एनाफेज में मैं आपको एक बार और समझाऊंगी। अब हमने क्या किया, ये भी क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, अब इनको को खींच के लाना है और बीच की लाइन में अरेंज करना है, एंड दैट लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन, और इसी का दूसरा नाम क्या है, मेटाफेजिक प्लेट। तो अब सारे सेंट्रोमियर्स को हमने इसके अलोंग अरेंज कर दिया, और ये प्रोसेस जो खींच के लाने का था, इसी प्रोसेस को कहते हैं कॉन्ग्रेशन, और इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्ग्रेशन स्टेज। तो यानी ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, दिस इक्वेटोरियल लाइन it becomes metaphasic plate. So this is all about the steps in metaphase। और अब हम तीसरे फेज के बारे में बात करेंगे, एंड द थर्ड फेज इज एनाफेज। अब यहीं से समझने की कोशिश करिए, ये मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे ध्यान दो, क्रोमोसोम से जो फाइबर्स अटैच्ड हैं जिनको हमने ट्रैक्शन फाइबर्स कहा है, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटे होंगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है। हर क्रोमोसोम से अटैच्ड होने वाला फाइबर ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा होगा। तो जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटा होगा तो क्या करेगा, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पर प्रेशर डालेगा, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पे प्रेशर पड़ेगा तो ये टूटेगा, स्प्लिट करेगा, और जैसे ही स्प्लिट करेगा हम कहेंगे एनाफेज स्टार्ट हो गया। तो एनाफेज कब कहते हैं, जैसे सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। सेंट्रोमियर क्यों स्प्लिट करता है, बिकॉज द ट्रैक्शन फाइबर्स, दोज फाइबर्स जिनसे क्रोमोसोम्स अटैच्ड हैं, दे स्टार्ट डिसअसेंबलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में छोटे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सेंट्रोमियर पर प्रेशर डालते हैं और सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं। जैसे ही सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है वैसे ही हम कहते हैं एनाफेज स्टार्ट हो गया। तो चलिए अब थर्ड फेज के बारे में बात करते हैं, दैट इज एनाफेज। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट फेज की, दैट इज थर्ड फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज एनाफेज। एनाफेज इस पूरे न्यूक्लियर डिवीजन का, कैरियोकाइनेसिस का सबसे छोटा फेज होता है। और एना वर्ड क्यों रखा गया है, एना का मतलब होता है अप। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम स्प्लिट होते हैं वो अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, यानी टुवर्ड्स पोल्स मूव करने लगते हैं, इसीलिए इसका नाम एनाफेज है। ठीक, तो मैंने आपको समझा ही दिया था कैसे स्प्लिटिंग होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में वो छोटे होने लगते हैं, डिसअसेंबल होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनमें उनके सेंट्रोमियर पर प्रेशर पड़ता है और वो स्प्लिट होता है। स्प्लिट होते ही ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाती हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगती हैं। जब ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगी तो जो सेंट्रोमियर होगा दैट विल बी टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स उसके पीछे पीछे जाएंगी। तो यहाँ हमको एक परफेक्ट शेप नजर आता है। अब सब लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में सिर्फ अगर शेप को पूछता है कि विच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ द क्रोमोसोम, तो आपका आंसर एनाफेज होना चाहिए। लेकिन अगर शेप के साथ कोई और वर्ड उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, शेप, साइज, पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, देन दे आर टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी। तो कई बार ऐसा होता है, क्वेश्चन में आता है कि विच इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द शेप एंड साइज ऑफ द क्रोमोसोम, और बच्चे एनाफेज करके चले आते हैं। तो ध्यान रखना है कि शेप के साथ अगर कुछ और आ गया तो फिर वो मॉर्फोलॉजी है, और अगर केवल शेप आया देन इट इज एनाफेज। तो हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक,
और जब ये स्प्लिट करता है तो यहाँ पर एक फाइबर क्रिएट होता है, दैट इज इंटरजोनल फाइबर। तो अभी इसके बाद मैं कुछ चीजें और आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी जो जानने जरूरी हैं, जान लोगे तो अच्छा रहेगा, क्लियर रहेगा कॉन्सेप्ट। फिलहाल हम अभी एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं। तो पहली बात क्या हुई, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ। क्यों स्प्लिट हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। सेंट्रोमियर के स्प्लिट होते ही सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुई, ऑपोजिट पोल पे जाने लगी। सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ, आर्म्स पीछे पीछे, और यहाँ पे हमें शेप समझ में आने लगा। सो दिस इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ द क्रोमोसोम। और अगर आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको शेप्स पढ़ाए भी थे कि मेटासेंट्रिक है तो वी शेप होगा, एल शेप होगा, जे शेप होगा, आई शेप होगा एंड सो ऑन। अब जैसे ही वो स्प्लिट करते हैं, एक और चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि अगर मान लो कोई स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये भी क्रोमोसोम है, और कोई स्ट्रक्चर ऐसा है तो ये भी क्रोमोसोम है। तो जब आपने इसको स्प्लिट किया तो ये ऐसा हो गया, तो नाउ दे आर 2 क्रोमोसोम्स। इसको क्या काउंट करोगे 1, लेकिन इसको क्या काउंट करोगे 1 and 2। So this is a single chromosome with double content and these are single chromosomes with normal content। तो जैसे स्प्लिटिंग होती है क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। अगर सेल में 4 क्रोमोसोम है और स्प्लिट हुए तो कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ हम कहते हैं प्लॉइडी इंक्रीज हो गई। प्लॉइडी का मतलब नंबर ऑफ सेट। अभी कैसा है, हर क्रोमोसोम के 2 हैं, 2 कॉपीज हैं, अब हर क्रोमोसोम की 4 कॉपीज हो जाएंगी, तो सेट इंक्रीज हो गया। इसको कहते हैं प्लॉइडी का इंक्रीज हो जाना, या सीधी भाषा में समझ लो कि क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं फटाफट। एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज। Centromere splits and sister chromatids separate. Separated sister chromatids, that is future chromosomes, start moving towards opposite poles. Centromeres towards the poles and arms trailing behind. And ये line आप जरूर ध्यान रखोगे। Best stage to study the shape of the chromosome, and it results in the increase in chromosome number, that is chromosome doubling or increase in ploidy। तो पिछले डायग्राम से आपने देखा था टोटल 4 क्रोमोसोम थे। अब हम सबको अलग अलग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर टोटल क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया 8। तो इस तरीके से यहाँ क्रोमोसोम की डबलिंग हो जाती है। अब जैसे अब हमें डिसाइड करना है ना कि कब टेलोफेज आएगा। टेलो का मतलब होता है एंड। तो हमने इतना सारा नाटक इसीलिए किया है कि हम इक्वल जो जेनेटिक मटेरियल है वो 2 डॉटर सेल्स में भेज दें। तो आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। अब हमें क्या करना है कि ये सारी चीजें खत्म करनी है, स्पिंडल फाइबर को डिसॉल्व करिए। तो यहाँ जब ये पहुंच जाएंगे, ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच जाएंगे, वैसे ही टेलोफेज शुरू हो जाएगा। टेलोफेज कब शुरू होगा, व्हेन द क्रोमोसोम्स, इनको कहते हैं फ्यूचर क्रोमोसोम्स, ये जैसे ही अपने ऑपोजिट पोल्स पर पहुंचेंगे हमारा लास्ट फेज शुरू हो जाएगा, दैट इज टेलोफेज। बट बिफोर टेलोफेज कुछ चीजें मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहती हूँ। चलिए उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। देयर इज अ टर्म नोन एज एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जब मेटाफेज से एनाफेज की तरफ ट्रांजिशन होना होता है, तो जब तक ये कॉम्प्लेक्स ट्रिगर नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, एनाफेज नहीं होगा। तो ये ट्रिगर करता है स्प्लिटिंग को, ये ट्रिगर करता है एनाफेज को, और इसी की वजह से एनाफेज स्टेज होती है। फिर मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ फाइबर्स लिख के दिए हैं। क्रोमोसोमल ट्रैक्शन या ट्रैक्टाइल फाइबर्स, ये वो होते हैं जो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड होते हैं। यही डिसअसेंबल होते हैं, यही छोटे होते हैं, यही ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट दिखाई देता है। कंटिन्यूअस फाइबर्स, इनसे कोई क्रोमोसोम अटैच नहीं होता। इंस्टेड ये पोल टू पोल फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं ऑफ स्पिंडल एपरेटस। इंटरजोनल फाइबर्स, जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है तो कभी आपने देखा है जैसे कोई प्रोटीन हो, एग्जाम्पल जैसे हमारे बाल को आप खींच के तोड़ो तो स्प्रिंग जैसा हो जाता है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। बिल्कुल वैसा ही सेंट्रोमियर के पास प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो जब वो बहुत प्रेशर से टूटता है तो हमें वहां पे स्प्रिंग लाइक फाइबर्स दिखाई देते हैं, उनको इंटरजोनल फाइबर्स कहते हैं। ये आपको सिर्फ एनाफेज में दिखाई देंगे और तभी दिखाई देंगे जब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो रही होगी। तो फॉर्म ड्यूरिंग एनाफेज ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, दिस इज सेंट्रोमियर। ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर विल बी मोर एप्रोप्रिएट टर्म। ठीक है। और एस्ट्रल रेज मैंने बताया था, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिंडल फाइबर्स जा रही है, पोल्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो एस्ट्रल रेज कहलाती हैं। एंड एस्ट्रल रेज अलोंग विद द सेंट्रोसोम फॉर्म अ स्टार शेप स्ट्रक्चर नोन एज एस्टर।
एस्ट्रल रेज और एस्टर वर्ड इसीलिए यूज किया है क्योंकि ये हर डायरेक्शन में जाती है तो एक स्टार जैसा अपीयरेंस देती है, और कहीं भी पूरी बायोलॉजी में वर्ड कहीं भी स्टार शेप डिनोट करना होता है तो हम वर्ड एस्टर ही इस्तेमाल करते हैं। और इसी की बेसिस पर, क्योंकि एनिमल्स में दो ऑपोजिट पोल्स पर एस्टर दिखते हैं तो उनको एम्फी एस्ट्रल या सेंट्रिक डिवीजन कहते हैं। प्लांट्स में तो सेंट्रल होता नहीं, आप जानते ही हो, तो उसको एसेंट्रिक या एनास्ट्रल डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे लास्ट फेज की तरफ, दैट इज टीलोफेज। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट फेज, टीलो मतलब एंड, एंड टीलोफेज इज द एंड ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। इसको रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं क्योंकि प्रोफेज में जो भी पढ़ा आपने इसका ठीक उल्टा यहाँ पर होता है। प्रोफेज में मैंने क्या बताया था, क्रोमैटिन कंडेंसेशन शुरू होता है, यहाँ डिकंडेंस हो जाएगा। वहां मैंने बताया था स्पिंडल एपरेटस फॉर्मेशन होता है, यहाँ डिसॉल्व हो जाएगा। वहां मैंने बताया न्यूक्लियर एनवलप डिसइंटीग्रेट होती है, यहाँ रीअपियर हो जाती है। वहां सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होती है, यहाँ रीअपियर कर जाती है। तो ठीक उल्टा काम होता है, इसलिए इसको रिवर्स ऑफ प्रोफेज भी कहते हैं। तो जैसे ही क्रोमैटिड्स जो हमने सेपरेट की थी, जो फ्यूचर क्रोमोसोम से, जैसे ही वो अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंचेंगे, वहां पहुंचते ही वो डीकंडेंस कर जाएंगे इनटू क्रोमैटिन, यानी वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। जैसे ही वो वहां जाकर डीकंडेंस होंगे, स्पिंडल फाइबर का काम खत्म। ये सब काम स्पिंडल फाइबर क्यों बनाया था, ताकि हम उस कंटेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके। काम खत्म हो गया, अब उनको हम डिसॉल्व कर देंगे। जब हमने उनको डिसॉल्व कर दिया तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी चीज को तंग नहीं करेगी, वो वापस आ जाएगी। तो दो ऑपोजिट पोल्स पर जो क्रोमैटिन क्लस्टर है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर हो जाएगी और सेल ऑर्गेनेल्स भी आने लगेंगी। तो बाय द एंड ऑफ द टीलोफेज हमें दो डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई देने लगेंगी विद इन द सेम सेल, विच इज नॉट एन आइडियल कंडीशन। हर सेल में एक न्यूक्लियस होना चाहिए, इसीलिए नाउ देयर इज अ नीड ऑफ द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड दैट इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ देखिए, इट इज रिवर्स प्रोफेज, end of the karyokinesis, chromosome reach their respective poles and decondense into chromatin. Spindle apparatus dissolves, दो बार लिख दिया मैंने, इसको काट देते हैं। Spindle apparatus dissolve हो जाएगा। Nuclear envelope reforms around the chromatin cluster at each pole. Cell organelles reappear and by the end, two daughter nuclei are visible within the same cell. That is, cytokinesis is required. और इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देने लगेगा। दो डॉटर न्यूक्लियाई दिखाई दे रही है और क्रोमोसोम नहीं दिखाई दे रहा, क्रोमैटिन क्लस्टर दिखाई दे रहा है। और अब होगा सेल डिवीजन या कह लो साइटोप्लाज्म का डिवीजन, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को जरूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं उसमें आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म समझाऊंगी और कैसे माइटोसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो 2N 2C वाला जिसमें आप बहुत कंफ्यूज होते हो, वो सारे हम नेक्स्ट टर्न पे करना सीखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।